नमस्कार। विशेष कार्यक्रम ग्लूकोमा कारण एवं निदान, इस विषय पर चर्चा करने के लिए, जानकारी देने के लिए हमारे बीच हैं डॉक्टर अजय कुमार जायसवाल। आप नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, ग्लूकोमा एक ऐसा शब्द है जो आँखों को बर्बाद करने के लिए, अंधापन के लिए एक तरह से ऐसी विकृत व्यवस्था बनती जा रही है आँखों के लिए कि सामान्य तौर पर रोगी समझ नहीं पाते हैं और ये उनके लिए जीवन में बहुत बड़ा कुठाराघात होता है। तो ऐसी स्थिति में ग्लूकोमा की जानकारी हमारे सभी लोगों को जानकारी मिलनी चाहिए। तो ग्लूकोमा है क्या, इसके बारे में बताया जाए। धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। मैं सबसे पहले दूरदर्शन केंद्र को धन्यवाद देता हूँ। ग्लूकोमा आँखों की सबसे खराब बीमारी मानी जाती है, जिसे हम काला मोतियाबिंद भी सामान्य भाषा में कहते हैं। इस बीमारी को खराब हम इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें जल्दी इसकी डायग्नोसिस हो नहीं पाती है। रोगी को इसका लक्षण काफ़ी देर से मिलता है। सामान्यतः इस बीमारी में मनुष्य की सामने की रोशनी, आँखों की रोशनी बिल्कुल ठीक रहती है और रोशनी साइड से धीरे धीरे घटती हुई जब एकदम काफ़ी एडवांस स्टेज में बीमारी आ जाती है तब इसका डायग्नोसिस होता है। तो इस वजह से उसके बाद ये बीमारी लाइलाज हो जाती है। ग्लूकोमा मुख्यतः आँख के नस का बीमारी है, जिसे हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं। आँख में एक नस होता है जिससे हमारा सेंसेशन, जो हम देखते हैं उसका सेंसेशन ब्रेन में जाता है और ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है, जिससे कि हमको पता चलता है कि हम क्या देख रहे हैं। सामान्य तरह से हम इसे एक टीवी के तरह से, हम टेलीविज़न के सिस्टम के तरह से समझ सकते हैं कि टेलीविज़न पर जो पिक्चर आता है वो किस तरह से दिखता है। टेलीविज़न में एक टेलीविज़न होता है, उसके साथ बिजली का तमाम कनेक्शन होते हैं, केबल का नेटवर्क होता है, सैटेलाइट होता है, बहुत सारा चीज़ होता है। सारा चीज़ ठीक रहे और उसमें सिर्फ एक पीछे केबल का एक वायर लगा हुआ रहता है। वो वायर अगर ख़राब हो जाए और सारा चीज़ ठीक भी रहे तो हम टीवी में कुछ देख नहीं सकते हैं। वही बीमारी ग्लूकोमा है। ग्लूकोमा में वैसा ही एक आँख के पीछे एक नस होता है वायर जैसा, वो ख़राब हो जाता है और उसके बाद सारा चीज़ सही रहने के बावजूद उस व्यक्ति की रोशनी चली जाती है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश इस बीमारी का डायग्नोसिस काफ़ी लेट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर हमारे देश में नेत्र रोग विशेषज्ञों की संख्या कम है। इसलिए इसके लिए हम लोग पिछले महीने पूरा ग्लूकोमा जागरूकता सप्ताह मनाए थे, फिर ग्लूकोमा जागरूकता माह भी मनाया गया, ताकि लोगों में अवेयरनेस हो, लोगों को जानकारी दी गई कि क्या क्या सिम्टम होने से आप जाके डॉक्टर से सलाह लें तो आपको ये बीमारी गंभीर अवस्था में नहीं ले जाए। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि एक टेलीविज़न के तरह, जैसे कि हम देखते हैं परिदृश्य, एक छोटा सा कोई नस होता है जिसके दबाव में या उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ियां होने के कारण ये ग्लूकोमा आँख पे परिलक्षित होने लगता है। लेकिन इसके कारण क्या है, मुख्य क्या कारण है जिस कारण से लोग अपरिचित हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? अगर उन कारण को जान लेंगे तो हो सकता है कई ऐसे लोग हैं जो शुरू से सावधानी बरतना शुरू कर देंगे। जी देखिए, ग्लूकोमा जो है, पहले मैं बता दूं कि ग्लूकोमा में होता क्या है। ग्लूकोमा में आँख का प्रेशर, जैसे शरीर का रक्तचाप होता है, ब्लड प्रेशर होता है, वैसे ही आँख का भी प्रेशर होता है, जिसे हम इंट्राओकुलर प्रेशर बोलते हैं। सामान्यतः ये 10 से 20 मिलीमीटर मरकरी होता है। ये प्रेशर जब बढ़ जाता है तो वो अतिरिक्त दबाव पड़ता है ऑप्टिक नर्व पे, जिसे हम नस कहते हैं, और उसके चलते ये ग्लूकोमा डेवलप करता है। अब ये दबाव बढ़ने का, आँख के प्रेशर बढ़ने का बहुत सारा कारण हो सकता है। आँख का प्रेशर आँख के अंदर बनने वाले एक द्रव्य के चलते होता है, जिसे हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं। वो एक्वस ह्यूमर आँख के लिए बहुत ज़रूरी होता है, आँख के शेप को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। पर वही अगर एक्वस ह्यूमर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगे तो फिर वो प्रेशर बढ़ाने लगता है। अब ये रहा कि हमारे शरीर की बनावट, आँखों की बनावट इस तरह की होती है कि जो एक्वस ह्यूमर बनता है वो निश्चित मात्रा में फिर आँख से धीरे धीरे अंदरूनी चैनल्स से होते हुए बाहर निकल जाता है और प्रेशर हमेशा मेंटेन रहता है। ग्लूकोमा में यही समस्या होती है, दो तरह की। या तो वो एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, या दूसरा ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण ये है कि जो एक्वस ह्यूमर का, जो आँख का द्रव्य है, उसको निकालने की जो व्यवस्था होती है वो प्रभावित होती है, वो खराब हो जाती है, जिसके चलते वहाँ पर वो पानी जमा होने लगता है और प्रेशर बढ़ जाता है। अब इसमें दो चीज़ और समझना है कि
पानी निकलने की व्यवस्था कैसी होती है। तो आँखों से पानी निकलने के दो स्तर पर व्यवस्था होती है आँख के अंदर, एक बाहरी स्तर पर और एक अंदरूनी स्तर पर। और उसी आधार पर हम ग्लूकोमा को दो भागों में बांटते हैं, एक ओपन एंगल ग्लूकोमा और एक क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा या नैरो एंगल ग्लूकोमा। तो बाहरी भाग में जो ग्लूकोमा होता है उसको नैरो एंगल ग्लूकोमा बोलते हैं। उसमें आँख के सबसे बाहरी भाग से जो द्रव्य निकलने का जगह होता है वो बंद हो जाता है, वो रास्ता संकरा हो जाता है, वो जो नली बनाई गई है वो संकरी हो जाती है, इसलिए उसको हम लोग नैरो एंगल, पतला कोण का ग्लूकोमा कहते हैं। और दूसरे भाग में जो ओपन एंगल, उसमें है कि वो रास्ता ठीक है पर अंदरूनी और बहुत सारा जो चैनल्स है वो अफेक्टेड हो जाते हैं। तो जो कारण चाहे जो भी रहे, आँख के द्रव्य का निकासी प्रभावित होता है, जिसके चलते आँख का प्रेशर बढ़ता है। उस प्रेशर का असर आँख के नस पर पड़ता है और आँख का नस धीरे धीरे डैमेज होने लगता है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप बता रहे हैं, लोगों को बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं कि ग्लूकोमा का असर आंखों पर बहुत ही खराब तरीके से पड़ता है। तो क्या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रक्तचाप से पीड़ित हैं, मधुमेह से पीड़ित है, क्या इसका भी प्रभाव कहीं ना कहीं कोरिलेट है क्या? डायरेक्ट प्रभाव बहुत पूरी तरह से कंफर्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिस व्यक्ति को ग्लूकोमा की बीमारी है, अगर उसको डायबिटीज़ है या उच्च रक्तचाप है तो उसको नुकसान और ज़्यादा होगा, उसको नुकसान और ज़्यादा होने की संभावना होती है। पर सामान्यतः इन तीनों बीमारियों का डायरेक्ट एक दूसरे से संबंध नहीं है, लेकिन जब किसी मरीज का ग्लूकोमा डायग्नोसिस होता है तो ये कंफर्म किया जाता है, ये देखा जाता है कि कुछ और बीमारी जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या हाइपरलिपिडीमिया जिसे हम बोलते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होना या थायराइड का प्रॉब्लम, ये सब तो नहीं है, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम होने से ये ग्लूकोमा को और बढ़ाते हैं। इसके अलावा मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हम लोग पिछले महीने ग्लूकोमा जागरूकता माह मनाए थे, इसलिए ये हमारे लिए ज़रूरी है कि लोगों को बताएं कि हम किस तरह से हम सस्पेक्ट करें, कब हम संदेह करें कि हमें ग्लूकोमा हो सकता है, हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो सबसे पहले हम जान लें कि ग्लूकोमा के सामान्य लक्षण, शुरुआती स्तर पर ग्लूकोमा के लक्षण क्या हैं। ग्लूकोमा में शुरुआती स्तर में कभी भी रोशनी का नुकसान नहीं होता है, पेशेंट को, मरीज को देखने में कोई समस्या नहीं होती है। उसके सामान्य तकलीफ होती है सर दर्द होना, आँख से बहुत ज़्यादा पानी गिरना, अगर किसी बिजली के रोशनी के स्रोत पर जैसे बल्ब वगैरह को देखता है तो उसके चारों तरफ इंद्रधनुष जैसा दिखना, तेज दर्द होना, चक्कर आना, सर दर्द होना, ये सब चीज़ होता है। इस स्तर पर अगर जब ये सारे सिम्टम अगर आपको मिलते हैं तो आपको एक आँख के डॉक्टर को ज़रूर दिखलाना चाहिए, क्योंकि अगर सही समय पर इस बीमारी की पहचान हो गई तो ये बीमारी कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। इसका नुकसान तभी होता है जब बीमारी के इलाज में या बीमारी के डायग्नोसिस में देर होता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हर आदमी समझे कि हमारे लिए ग्लूकोमा का लक्षण क्या है और सही समय पर इलाज कराए, क्योंकि ये बीमारी अब बढ़ते जा रही है, इसका इंसिडेंस बढ़ते जा रहा है। पहले हम लोग मानते थे कि ये एक ओल्ड एज का बीमारी है, 50-55 के बाद ही लोगों को होता था, पर अब ये कम हो गया है उम्र। जैसे जैसे और बीमारियां जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये सब कम लोगों को भी प्रभावित कर रही है, उसी तरह ग्लूकोमा भी अब कम उम्र वाले लोगों को भी प्रभावित कर रही है। इसलिए ये जागरूकता बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, आँख की बीमारी कई है जी, तो कभी कभी मोतियाबिंद हो जाता है, कभी किसी को और चोट लग जाता है, ये कई तरह की समस्याएं आँखों में आती है, कभी आँख लालपन हो जाए, कभी किसी तरह। तो क्या इन बीमारियों से भी ग्लूकोमा होने का या वो कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होता है क्या? हाँ, ये आपने बहुत सही सवाल पूछा। सबसे पहले मैं एक बता दूं आपको कि ग्लूकोमा सामान्यतः हम कितने तरह का ग्लूकोमा हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि 90% केस जो होता है वो एडल्ट ग्लूकोमा का होता है, मतलब ज़्यादा उम्र में होता है। पर 10% ग्लूकोमा जो है उसे हम चाइल्डहुड ग्लूकोमा जिसे कहते हैं, वो छोटे बच्चों में भी हो सकता है, जन्म के तुरंत बाद भी हो सकता है, 6 महीने की उम्र में, 2 साल की उम्र में, 3 साल की उम्र में, 5 साल की उम्र में भी हो सकता है। तो उसे हम चाइल्डहुड ग्लूकोमा या कंजेनाइटल ग्लूकोमा बोलते हैं। उसका एक प्रकार होता है बुप्थैल्मस, बुल्स आई, वो ये सारे ग्लूकोमा बच्चों में होते हैं। इसके अलावा बड़ों में जैसा कि मैंने बताया, ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है, क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा होता है। इन सारे ग्लूकोमाज को हम लोग प्राइमरी ग्लूकोमा बोलते हैं। आपने जो प्रश्न किया मुझसे, उसको हम लोग सेकेंडरी ग्लूकोमा बोलते हैं। जैसे किसी आदमी को चोट लग गया, चोट लगने के चलते उसका जो आँख से द्रव्य निकालने का रास्ता, उसके चलते भी उसको ग्लूकोमा हो सकता है।
किसी व्यक्ति को मोतियाबिंद हो गया, वो एडवांस स्टेज में आँख के द्रव्य निकालने की प्रक्रिया को बाधित करता है, उससे भी ग्लूकोमा हो सकता है। इस तरह और भी बहुत सारी कंडीशंस हैं जिसमें मरीज को उस वजह से ग्लूकोमा डेवलप कर सकता है। इसको हम लोग सेकेंडरी ग्लूकोमा कहते हैं और इनका इलाज भी मुख्यतः प्राइमरी ग्लूकोमा की तरह ही होता है, पर जिन कारणों से ये ग्लूकोमा हुआ है सेकेंडरी ग्लूकोमा, उसका इलाज पहले करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी जाके फिर प्राइमरी ग्लूकोमा का इलाज कारगर हो पाएगा। डॉक्टर साहब और कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो आंखों को प्रभावित करता है और ग्लूकोमा की ओर आंखों को ले जाता है? सामान्यतः सबसे जो हम लोग निजी प्रैक्टिस में जो देखते हैं, सबसे कॉमन कारण है ग्लूकोमा डेवलप करने का। देखिए, ग्लूकोमा हो, डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, इसके बारे में पक्के तौर पे कुछ कहा नहीं जा सकता है कि किस वजह से किस व्यक्ति को हो रहा है, पर सामान्यतः जो हम लोग प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर बोलते हैं, जिसके चलते ये होने की संभावना रहती है, जैसे सिगरेट स्मोकिंग हो या अल्कोहलिज्म हो, तो उसी तरह से ग्लूकोमा के लिए होता है कि जैसे किसी की हाइपरमेट्रोपिक आँख बोलते हैं, जिसमें हम लोग छोटे बच्चे हैं और +3+4 का चश्मा पहनते हैं, तो उन लोगों का आँख छोटा होता है, वैसे में उसके आँख के पानी को निकलने का जगह कम होता है, तो इन लोगों में संभावना ज़्यादा होती है। उसी तरह से किसी व्यक्ति को मोतियाबिंद है, अगर उसका समय पे इलाज नहीं होता है तो उसको ग्लूकोमा होने की संभावना होता है। तो ऐसे बहुत सारे कंडीशंस होते हैं जिस पर कि हम लोग अगर उन कारणों का सही समय पर निदान नहीं किया गया, जैसे किसी को डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ के चलते आँख में कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है जिसे हम CRVO BRVO बोलते हैं, उसका अगर इलाज सही समय पे नहीं किया गया तो उसके चलते ग्लूकोमा हो जाएगा। तो ऐसे बहुत तमाम कंडीशंस हैं जिसमें अगर सही ढंग से इलाज नहीं किया जाता है तो उस व्यक्ति को ग्लूकोमा हो सकता है। डॉक्टर साहब, जैसे कि ये तो कारण हुए और लक्षण हुए, अगर निदान की बात करें जी, तो क्या निदान है इसका इस समय, जिनको ग्लूकोमा का थोड़ा भी लक्षण अगर प्रतीत होता है या सही में उनको ग्लूकोमा हो गया, तब क्या कर सकते हैं? देखिए, ग्लूकोमा एक ऐसी बीमारी है जो अगर एक बार हो गया तो इसका अस्थाई इलाज करीब करीब असंभव है। हालांकि इसमें हमारे इलाज का मुख्य लक्ष्य 2 होता है। एक तो जो प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, इंट्राओकुलर प्रेशर, उसको कंट्रोल करना है। दूसरा, इस ग्लूकोमा के चलते जो ऑप्टिक नर्व को जो नुकसान हुआ है उसको हम लोग कैसे उसकी भरपाई कर सकें। तो हमारा ज़्यादातर इलाज का जो अभी हमारे मोडेलिटीज़ हमारे पास उपलब्ध हैं वो सिर्फ प्रेशर कम करने वाले हैं। अगर हम आँख के प्रेशर को एक सुरक्षित स्तर पर रखते हैं तो आँख का ऑप्टिक नर्व का फर्दर और आगे नुकसान नहीं होता है और पेशेंट की रोशनी बची रहती है। तो अगर हम उपचार की बात करें तो इसको हम 2 भाग में बांट सकते हैं, एक मेडिकल और एक सर्जिकल। मेडिकल में कुछ जैसे टैबलेट्स आते हैं, इंट्रावेनस इंजेक्शंस आते हैं, इसके अलावा दवाएं, तरह तरह की दवाइयाँ आती हैं, बहुत सारी आधुनिक एडवांस दवाइयाँ आती हैं जो कि सिर्फ दिन भर में एक बार डालिए और 24 घंटा, यहाँ तक कि 2-2 3-3 दिन, 1-1 हफ्ता तक वो प्रेशर को कंट्रोल रखते हैं। तो ये दवाइयाँ हैं जिससे हम आँख के प्रेशर को कंट्रोल रखते हैं और ये एकमात्र यही उपाय है जिससे हम ग्लूकोमा से पूर्ण दृष्टि हानि से बच सकते हैं। छोटे बच्चों में, जिसे हम चाइल्डहुड ग्लूकोमा बोलते हैं, उनमें ज़्यादातर दवाइयाँ कारगर नहीं होती हैं। उनमें मुख्य इलाज सर्जरी, ऑपरेशन होता है। अगर कंजेनाइटल ग्लूकोमा है, जन्मजात ग्लूकोमा है, तो उसका अस्थाई इलाज ऑपरेशन ही है। एक बार अगर अच्छे से इलाज ऑपरेशन हो जाए तो आँख का प्रेशर हमेशा मेंटेन रहेगा, उस व्यक्ति को ग्लूकोमा के चलते कभी भी नुकसान, अस्थाई उस बच्चे को नुकसान नहीं होगा। बड़ों में अगर दवा का असर नहीं होता है या दवा से ग्लूकोमा का निदान या कंट्रोल नहीं होता है, कंट्रोल मतलब प्रेशर का कंट्रोल नहीं होता है, तो उस केस में लेजर किया जाता है। 2 तरह के लेजर होते हैं। अगर वो दोनों लेजर से भी अगर इलाज संभव नहीं हो पाया तो उसके बाद हमारे पास ऑपरेशन का विकल्प होता है। वो ऑपरेशन भी अलग अलग तरह का होता है, पर मुख्यतः उसे हम ट्रेबेकुलेक्टोमी बोलते हैं, जिसका अलग अलग मॉडिफाइड पार्ट आ गया है जो हम अलग अलग तरीके से करते हैं। तो ऑपरेशन आखिरी इलाज होता है, लेकिन मूल रूप से समझने की बात यह है कि जो भी इलाज होता है वो केंद्रित होता है प्रेशर कंट्रोल पर। आपने आँख का प्रेशर को कंट्रोल कर दिया, प्रेशर के चलते होने वाले नुकसान से ऑप्टिक नर्व को आपने आगे बचा लिया, पर जो नुकसान हो गया है उसकी भरपाई हो नहीं सकती है। उसके लिए बहुत सारी दवाएं ट्रायल में हैं, लेकिन किसी के बारे में कुछ पक्के तौर पे कहा नहीं जा सकता है कि कौन कितने दिन में कितना लाभ पहुंचाएगा। तो अस्थाई एकमात्र
प्रूवन ट्रीटमेंट जो है वो प्रेशर कंट्रोल ही है जो अभी तक होता है। तो इस पर ध्यान देना है, डॉक्टर्स को ध्यान देना है कि कैसे उसको हम सेफ लिमिट में आँख के प्रेशर को रखें, किस दवा कम्बिनेशन से उसको हम सेफ लिमिट पे रखते हैं, यही सबसे महत्वपूर्ण होता है। डॉक्टर साहब, जैसे कि ग्लूकोमा अगर किसी व्यक्ति को परिलक्षित होने लगे, आपके पास आता है और इलाज कराता है, तो इसमें जांच की भी कई प्रक्रिया हैं। तो कौन कौन सी जांचें हैं जो उनके लिए आवश्यक है, उनकी आंखों को बचाने के लिए? इसका बताइए। ग्लूकोमा के डायग्नोसिस में जांच का बहुत ज़्यादा महत्व है। ग्लूकोमा के डायग्नोसिस बिना जांच के, बिना आधुनिक मशीन के बिल्कुल संभव नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है जो प्राथमिक स्तर पर आँख के प्रेशर, इंट्राओकुलर प्रेशर का चेक करना। इंट्राओकुलर प्रेशर चेक करने के लिए अत्याधुनिक मशीन उपलब्ध हो गई है, जिसके द्वारा हम बिल्कुल एक्यूरेट हम लोग मेजरमेंट ले सकते हैं कि इतना प्रेशर है। इसके अलावा बहुत सारी मशीनें हैं, जैसे एक मशीन है ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, OCT। वो पूरे आँख के नस का 3 डायमेंशनल पिक्चर देता है। हर 3 महीना 6 महीना पर अगर आप जांच करते हैं तो उस बीमारी का क्या प्रोग्रेशन होता है, बीमारी बढ़ रहा, घट रहा या स्थिर है, ये बताता है। इसके अलावा एक और मशीन होती है HFA, हम्फ्री फील्ड एनालिसिस। ये मशीन है जो मरीज के रिस्पॉन्स पर काम करती है। मरीज के सामने टारगेट दिए जाते हैं और वो उनको फोकस करता है, और इस तरह से हम लोग उसकी डायग्नोसिस करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी मशीनें हैं, बहुत सारी अत्याधुनिक मशीनें अब आ गई हैं, जिसमें कि हम बहुत ही प्राइमरी स्टेज पे, जिस पर इवन मरीज को जब सिम्टम न भी हो, हम अपने सस्पेक्ट पे, संदेह के आधार पर हम जांच करके डायग्नोसिस को बहुत ही शुरुआती स्टेज में इस बीमारी को पकड़ सकते हैं और उसका इलाज किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि भोजन में अगर किसी तत्व की कमी होती है तो वो भी आँख को कहीं न कहीं असर डालता है। तो क्या भोजन के माध्यम से भी ग्लूकोमा के किसी भाग को या कि प्रभावित होने से क्या बचा जा सकता है? भोजन किस प्रकार का लें? भोजन से सामान्यतः कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है ग्लूकोमा का होने का या नहीं होने का, पर जिस मरीज को ग्लूकोमा हो गया है उसके लिए ज़रूरी है कि शरीर के अन्य चीज़ों को, जैसे ब्लड प्रेशर को, डायबिटीज़ को, कोलेस्ट्रॉल लेवल को, वो मेंटेन रखे। तो इसके लिए जो सामान्य परहेज हम लोग करते हैं, जैसे कि ज़्यादा तेल घी वाले खाना, ज़्यादा मसाला वाला खाना, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। ग्लूकोमा के ऑप्टिक नर्व के बारे में सबसे ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ है टोबैको इन एनी फॉर्म, चाहे आप खैनी खाते हो, गुटखा हो, पान हो, जो भी हो, सिगरेट हो, इन सब चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं। इसके अलावा अल्कोहल हो गया, तो ये सारे जो एक सामान्य हेल्थ के जो चीज़ें जो प्रभावित करती है आदमी के सामान्य हेल्थ को, वही आँख के ऑप्टिक नर्व को भी प्रभावित करती है। और उसी हिसाब से हमें अच्छा डाइट लेना चाहिए, अच्छे हैबिट्स होना चाहिए, मॉर्निंग वॉक होना चाहिए, एक्सरसाइज होना चाहिए, आँखों पर प्रॉपर चश्मा होना चाहिए। आँखों का सही चश्मा नहीं होना भी एक सर दर्द और आँख के प्रेशर बढ़ने का कारण हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को अगर ध्यान रखा जाए तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, लोगों में जागरूकता बहुत ही आवश्यक है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये बीमारी काफ़ी भयानक बीमारी है और इससे बचना हर व्यक्ति को चाहिए। तो इसके लिए लोगों में जागरूकता लाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? ग्लूकोमा डे मनाया जाता है, ग्लूकोमा जागरूकता माह मनाया जाता है। लोगों को बताया जाता है किस तरह से आप अर्ली डायग्नोसिस करें, किस तरह से आपको समस्या हो तो तुरंत संपर्क करें। सभी सरकारी अस्पतालों में, सभी शहरों में ग्लूकोमा के जांच की सुविधा उपलब्ध है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार प्रायोजित नेशनल कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस प्रोग्राम है, इसमें भी सभी अच्छे अस्पतालों को ग्लूकोमा के जांच के पेरीमेट्री वगैरह, पेरीमीटर HFA जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये सारी सुविधाएं दी गई हैं। सरकारी स्तर पर ग्लूकोमा के लिए बहुत सारा अभियान चलता है। हम लोग निजी क्लिनिक में भी अपने ग्लूकोमा के मरीजों के लिए तरह तरह का बैनर्स लगाते हैं, होर्डिंग्स लगाते हैं कि लोग अपने पहचाने, पढ़ें, समझें कि ग्लूकोमा क्या है, कैसे हम इससे बच सकते हैं, क्या इसका निदान है। तो ये सारे प्रयास हर स्तर पर होते हैं और इन प्रयासों को हमें और बढ़ाना होगा, क्योंकि ये आने वाले समय में ये बीमारी बहुत गंभीर होने जा रही है। जिस तरह की और बीमारियां जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, ये आधुनिकता की बीमारियां हैं। आधुनिकता के चलते हमारी दिनचर्या में बदलाव के चलते, खान पान में बदलाव के चलते ये बीमारियां और बढ़ रही है। उसी तरह ग्लूकोमा भी इसी तरह से बढ़ रही है। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है इस चीज़ को समझना कि
कि हम इससे कैसे अपना बचाव कर सकते हैं, अपने रोज़ के खान पान व्यवहार में क्या परिवर्तन करें जिससे इससे हम इसके दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। पर सबसे अहम बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी मरीज़ जो 40 वर्ष से ज़्यादा है, जिसको पढ़ने लिखने का काम ज़्यादा है, कोई भी मरीज़ जिसको ब्लड प्रेशर है, कोई भी मरीज़ जिसको डायबिटीज़ है, उम्र 40 साल से ज़्यादा है, 45 साल से ज़्यादा है, उसके लिए वो ज़रूरी है कि साल में एक बार अपने आँख का चेकअप कराए, ये देखने के लिए कि कहीं कोई और बीमारी, डायबिटीज़ का असर, ब्लड प्रेशर का असर या ग्लूकोमा का असर तो आँख पर नहीं आ रहा है। सही समय पर इलाज ही इसका एकमात्र निदान है, बचाव ही इसका निदान है, क्योंकि एक बार अगर ये बीमारी आगे स्टेज में चली गई तो फिर इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने के लिए बचता नहीं है। डॉक्टर साहब, जैसे मनुष्य में स्त्री है, पुरुष है, दोनों के जो बॉडी का कंस्ट्रक्शन है वो भिन्न होता है, तो क्या इन दोनों में भी ग्लूकोमा का असर डिफरेंट टाइप से या डिफरेंट कारक के कारण हो सकता है? क्या है इसका, कुछ बता सकते हैं? सेक्स के चलते स्त्री या पुरुष बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, पर उम्र के चलते अंतर पड़ता है, क्योंकि ये बीमारी मुख्यतः ज़्यादा उम्र वाले लोगों को होती है, 50 साल 60 साल के बाद होती है। पर ये उम्र अब घट रहा है, अब 40-45 साल की उम्र में भी लोगों को ग्लूकोमा हो जाता है। सामान्यतः ये पुरुषों में ज़्यादा होता है और महिलाओं में नैरो एंगल ग्लूकोमा की जो मैं बात करता हूँ उसका इंसिडेंस थोड़ा ज़्यादा है, पर ओवरऑल ये पुरुषों में ज़्यादा होता है। बच्चों में भी ये हो सकता है, और बच्चों में जो ये ग्लूकोमा हो रहा है इसका इंसिडेंस भी अभी पहले के तुलना में कुछ बढ़ा है। संभवतः सही समय पे इस बीमारी के डायग्नोसिस हो जाने के चलते अब हमें लगता है कि ये इसकी संख्या बढ़ी है। पहले डायग्नोसिस नहीं होता था, इसलिए हमको लगता था कि उसका इंसिडेंस कम है, पर ओवरऑल इन सब चीज़ों से इनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये ओल्ड एज का बीमारी है जिसका अब एज अब थोड़ा सा नीचे आ रहा है। डॉक्टर साहब, चलते चलते जो हमारे सामान्य नागरिक हैं, सामान्य रूप से आँखों से देखना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश है जिससे कि उनके जीवन को कहीं ना कहीं किसी रूप में ग्लूकोमा प्रभावित न करे? सबसे पहले तो मैं सभी लोगों को कहना चाहूँगा कि वो साल में एक बार आँख की नियमित जांच कराएं। बच्चों का खास तौर पे, छोटे बच्चों का, जन्मजात बच्चों का अगर आँख से बहुत ज़्यादा पानी गिरता है, आँख लाल होता है, तो उसका ज़रूर इलाज कराएं, ज़रूर डॉक्टर को दिखलाएं। इसके अलावा अपने आँखों में किसी भी तरह की कोई समस्या, जैसे आँख लाल होना, पानी गिरना, दर्द आना, तेज़ दर्द होना, इस तरह का अगर सिम्टम मिलता है तो तुरंत जाकर संपर्क करें। इसके अलावा कोई भी नशा, ग्लूकोमा के लिए खासतौर पे नशा का बहुत महत्वपूर्ण होता है। कोई भी टोबैको, किसी भी फॉर्म में तंबाकू का सेवन नहीं करें। अल्कोहलिज्म या और भी किसी प्रकार का नशा अगर करते हैं तो उसे छोड़ें। नियमित अगर योगा करते हैं तो योगा करें। अगर सुबह में टहलने जाते हैं तो टहलें, एक्सरसाइज करें, तो अच्छा खाना लें, और जितनी अच्छी हैबिट्स आप अपने रखेंगे अपने आप को ग्लूकोमा के असर से बचाएंगे। ये थे डॉक्टर अजय कुमार जायसवाल, नेत्र रोग विशेषज्ञ, जिन्होंने ग्लूकोमा के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं। सामान्य तौर पर आप सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि जैसे ही ग्लूकोमा का कोई भी लक्षण, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया है, दिखाई दे, तुरंत डॉक्टर से मिलें और संपर्क करें और उसका निदान ढूंढें। और जैसा कि उन्होंने कहा कि अच्छा खान पान, व्यायाम, योगा से आप स्वस्थ रह सकते हैं, तो उसकी भी आप प्रयास करें कि हम नियमित रूप से योग और व्यायाम करें। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए और बहुत ही अच्छी जानकारी ग्लूकोमा के बारे में आपने दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।